अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हाल है आप लोगों का? हाउ आर यू गाइस डूइंग? हाउ आर यू डीलिंग विद द वेदर इज़ माय क्वेश्चन। बिकॉज जहाँ स्मॉग है वहाँ तो आई एक्चुअली नो पीपल एंड फैमिली मेम्बर्स हु आर इन लाहौर एंड अदर प्लेसेस इन पंजाब जो कि बीमार हो रहे हैं अब इस वजह से। तो ये ज़रा सीरियस सिचुएशन जो है बनती जा रही है, बिकॉज जूं सर्दियाँ बढ़ रही हैं वो स्मोक को आई गेस सेटल हो जाना चाहिए, बट नॉट रियली। अब कोशिश ये की जा रही है, सुबह भी आई वाज रीडिंग अप 29 नवंबर को दोबारा से कोशिश की जाएगी। दोबारा से क्या कोशिश है? मतलब कोशिश की जाएगी कि लाहौर में किसी तरह मसनूई बारिश बरसाई जा सके। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है इस सिलसिले में कि भाई एक स्पेसिफिक किस्म के बादल की ज़रूरत होती है, जो कि लगता है ये स्पेसिफिक किस्म का बादल ना सिर्फ यूएई और दुबई के ऊपर ही फिरता रहता है, क्योंकि वहाँ हर वक्त मसनूई बारिश हो रही होती है। स्पेसिफिक बादल जो है उसके लिए सूरत हाल मौजू होगी या साजगार होगी अराउंड 28 एंड 29 ऑफ नवंबर। सो उसमें कोशिश की जाएगी। मेरा ख्याल है कि बड़ी दिलजमी के साथ ये कोशिश करनी चाहिए, और अगर वजारत आला की सतह पर यूएई से भी इसमें मदद मांगी जाए तो कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि उनके लिए यूएई से फिर बादल ही मांगा जाएगा कि वो बादल ले आए। तो लिटरली रोज का काम है मसनूई बारिश बरसाना। और फिर ऐसी बारिश होती है, मतलब कोई शायद और दुनिया में मुल्क नहीं होगा जहाँ आर्टिफिशियल रेन होती है जिस तरह यूएई में होती है, डूब जाता है दुबई की एटलीस्ट अगर हम बात करें। और पिछले हफ्ते मेरा ख्याल है ये तो मिसमैनेजमेंट हुई। क्या एक तो आर्टिफिशियल कर रहे हैं रेन, ऊपर से उसको कंट्रोल ही ना कर सकें कि शहर डूब गया। नहीं भाई, एक चीज ही कर सकते हैं, और दूसरा ये कि शहर इस तरह बने ही नहीं हुए कि वो इस किस्म की कोई बारिश ले सके, तो वो डूब जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। अब्दुल्ला को तो ऑब्वियसली ये इनको तो पता ही है सब कुछ। सो अब्दुल्ला तो अभी अमेरिका से सीख के आए हैं जो नेचुरल बारिश होती है ना, जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, उसमें तो जाहिर है कि डूबने के इम्कानात होते हैं। अच्छा अब्दुल्ला, आप मुझे बताएं कि पिछले हफ्ते की दुबई की जो वीडियोस थी जिसमें वो आर्टिफिशियल रेन थी, आपको लग रहा है? आपको लग क्या रहा है वो थी आर्टिफिशियल रेन? इतनी ज्यादा हो गई कि डूब गया शहर। नहीं, इस तरह भी नहीं डूबा कि लोग मर रहे हो, लेकिन डूब गया बिकॉज वो इंफ्रास्ट्रक्चरली उस तरह शहर बने ही नहीं है। तो जब उनकी हो जाती है बारिश तो यस देयर आर एरियाज ऑफ दुबई जो कि एक्चुअली डूब जाते हैं, तो वो गाड़ियां चाड़ियां वो डूब ही जाती हैं उसमें, लेकिन होती वो आर्टिफिशियल रेन ही है। अच्छा जी, अब किसकी सियासत डूबेगी और किसकी चलेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि कल जरदारी साहब का इंटरव्यू था। आपको क्या लग रहा है? आपके 2 सेंट्स जल्दी से दें जो आप मुझे पहले बता रहे थे। मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों को ज़रा सोचने का और अपने अंदर झांकने का मौका मिला होगा। जरदारी साहब ने कोई लगी लिपटी रखी नहीं है, और जरदारी साहब नहीं रखते होते ही एक्चुअली। उनकी अपनी बात हो, उनकी फैमिली मेम्बर्स की बात हो, किसी की भी बात हो, वो ही इज़ एज हार्ड एंड और हार्श अबाउट हिज ओन सेल्फ एंड ऑब्वियसली पीपल अराउंड हिम जितने वो बाकियों के बारे में होते हैं। और कल भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मुल्क की सियासत में नए खून, ये बातें क्या हुई, नए खून और पुराने सियासतदानों की जो बहस बिलावल भुट्टो ने शुरू की, उसका जवाब खुद आसिफ जरदारी साहब देने आ गए। जवाब दिया है, बड़ा अच्छा उन्होंने जवाब दिया। अगर किसी को लग रहा था कि बिलावल साहब ये समझ रहे हैं कि वो तैयार हैं अगले किसी और बड़े ओहदे पर जाने के लिए, तो मुझे लग रहा है कि उनके अपने वालिद साहब ने ही उन्हें कहा है कि अभी आप तैयार नहीं हैं, और खुद उन्हें ज़ेरे तरबियत करार दिया है। तो फीलिंग ऐसी आई कि वो कहते हैं ना, शायद बिलावल साहब ने समझा हो कि मैं अपनी उसमें 2 स्टेप्स मैंने आगे ले लिए, लेकिन जरदारी साहब के इंटरव्यू के बाद वो 3 स्टेप्स बैक चले गए हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन कहना क्या था उनका, जरा ये आप देख लें। अभी बिलावल पूरी तरह से ट्रेन नहीं हुआ, उसको भी ट्रेन कर रहे हैं। बिलावल अभी तक ट्रेन नहीं है? अच्छा, हिल टेक टाइम। मेरा तो ख्याल है कि वो बड़ा ट्रेन है, बड़ा टैलेंटेड है, मुझसे टैलेंटेड है, मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड है, ही इज़ बेटर स्पोकन देन मी, मगर एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस। आजकल की जो यंगर जनरेशन है उनकी अपनी सोच है, वो अगर अपनी सोच का इजहार कर रहे हैं तो उस पर तो भी टैक्स लगा ही नहीं है। उसको अगर मैं रोकूंगा तो वो और मसले होंगे। वो कहेगा अच्छा आप सियासत करो, मैं नहीं करता, फिर क्या करूँगा। तो उनकी जो नई पौध की जो सोच है ना, वो तो बाबा यू नो नथिंग। आपने नहीं सुना है, ये हर घर में ये होता है कि बाबा को, आपको तो आता कुछ नहीं, मेरे को आता है। आपकी ट्रिपल-P है, एक 4P है। 4P मेरे पास है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। ट्रिपल-P का प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन जो है वो बिलावल है, और पार्टी कैंडिडेट्स को टिकट्स जो है वो मैं देता हूँ।
फिगर, और आप अपने आप को मनवाने की भी कोशिश कर रहे हो। बिलावल के पार्ट की मैं बात कर रही हूँ, और आगे से ये कमेंट आ जाए बाप का, जो कि वैसे तो घरों में मिलते ही रहते हैं हम सारों को, तो फिर आई डोंट नो मेरा ख्याल है फिर दो सियासतदानों में जरा चपकलिश का, मैं लड़ाई तो नहीं कहूंगा क्योंकि जाहिर बाप बेटा है, हाँ। या खफा होने वो बाप बेटे वाला रोल साइड पे हो जाता है, होने का इम्कान जरा बढ़ जाता है, क्योंकि बेटा भी अपने ताई तो कोशिश करके, और जाहिर है अब बड़ी जबरदस्त कैंपेन भी आगे बढ़ाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं। और अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो, और इस वक्त कैंपेनिंग की अगर कोई समा किसी ने बनाया हुआ है तो वो पीपल्स पार्टी ने ही बनाया हुआ है, और वो लिटरली बिलावल की वजह से थोड़ा बहुत जो चल रहा है, वरना बाकी तो पॉलिटिकल पार्टीज आपको पता है इस वक्त ठूस करके बैठी हुई हैं। फिर अचानक से एक शाम मेरे अबू आए और टीवी बैठ के कहें कि मैंने तो अपना ये इमेज बनाया कि मैं अब तैयार हो गया हूँ एंड आई शुड बी गिवन अ चांस, और अचानक से मेरे अबू आए और मेरे अबू ये कहें कि नहीं, मेरा बेटा जो है ना, उसको लग रहा है कि वो तैयार है, लेकिन वो अभी तैयार नहीं है, अभी उसे बहुत टाइम लगेगा, या एटलीस्ट टाइम लगेगा, और उसको तो टिकट भी मैंने ही देना है। आपको नहीं लगता कि इस तो टिकट भी मैंने देना है, उसको भी टिकट मैंने देना है? मेरा ये ख्याल है कि इससे चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सियासी गिरफ्त जो पार्टी के ऊपर है, और उनकी जो वो तो बड़ी वाज़ेह हो गई अथॉरिटी है, या उनकी जो डिसीजन मेकिंग पोजीशन है, उस पे एक इतना बड़ा सवालिया निशान लग गया है आफ्टर दिस इंटरव्यू। आप बिलावल की बात कर रहे हैं? यस, because if somebody wanted to have a ticket, ठीक है, they know, and if they were talking to Bilawal, they would know, okay, this is not the decision maker right now, we still have to go to the जरदारी साहब, बड़े साहब, हाँ, ठीक है। अगर किसी को लग रहा था कि बिलावल साहब से ही टिकट मिलेगा और वो मतलब अपनी कारकर्दगी दिखा के या जिस तरह भी उनको कन्विंस कर लेंगे, तो मेरा ख्याल है आप इस इंटरव्यू के बाद क्या वो अपना रास्ता बदल लेंगे? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिकॉज फिर वही कोशिश करेंगे ना जहाँ से उन्हें कुछ हासिल हो सकता है। इन एनी केस काफ़ी अरसे से आपको पता ही है कि एक कन्फ्यूजन चल रही थी कि आसिफ जरदारी मुफाहमत और बिलावल भुट्टो जारहाना सियासत कर रहे हैं, और एक तासुर था कि दोनों रहनुमा एक दूसरे के मुखालिफ चल रहे हैं। बिलावल भुट्टो पुराने सियासतदानों को रिटायरमेंट का मशवरा, आपको पता ही है, बड़े ओपनली वो देते रहते हैं, और आसिफ जरदारी के जियो न्यूज़ के दिए गए इंटरव्यू में भी इस तासुर को तकवीयत मिली कि आसिफ जरदारी और बिलावल अपनी अपनी सियासी सोच रखते हैं, जो कि कभी कभार अलाइन नहीं करती। ये काफ़ी जाहिर हो गया, और अब आसिफ जरदारी ने बिलावल को ना तजुर्बेकार कहा है, और इसका जवाब भी बिलावल को देना पड़ेगा। सो लेट्स सी हाउ दैट विल अनफोल्ड। वैसे भी बिलावल भुट्टो पहले कह चुके हैं कि वो सिर्फ घर के मामलात में आसिफ जरदारी की बात मानने के पाबंद हैं, सियासी मामलात में नहीं। तो ये सियासी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है ना, पहले तो आया था, अब और ज़्यादा ये मुझे लग रहा है कि अब ये अब ये दरार सी नहीं, मुझे नहीं लगता दरार बात जाएगी। दरार तो नहीं, मतलब इट इज़ क्वाइट आउट इन द ओपन नाउ। अच्छा, बिलावल ने क्या कहा था पहले तो वो सुना दें आपको, लेट्स सी। घर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं, और जहाँ तक आइन की बात है, और जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है, तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद हूँ। अच्छा जी, जैसा कि नजर आ रहा है कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान ये बात अभी शुरू हुई है। बज़ाहिर दोनों की सियासत एक दूसरे से कुछ अलग है। अब देखते हैं कि बाप और बेटे में कौन किसको किस सफ़े पर लाता है। मज़हर साहब शुक्रिया, और सीने साहबी तज्जियाकार मज़हर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया। मज़हर साहब, पहले मज़हर साहब से एक सवाल मेरा। मज़हर साहब, अभी हमें जो बात समझ आई और जो हमने इंटरव्यू देखा, तो उस पर हमने अपना ओपिनियन, और आपको पता है हम गप्पे शप्पे मारना स्टार्ट हो जाते हैं, बट ये एक सॉफ्टर वे में आपको लगता है जरदारी साहब ने बताया, या फिर ही वांटेड टू सेंड अ मैसेज अक्रॉस टू एनीबडी हु थिंक्स कि अथॉरिटी आसिफ जरदारी के पास नहीं है, बिलावल के पास है? उन्होंने बड़ा क्लियर कट बता दिया ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुक्रिया अब्दुल्ला और हुमा। देखिए, जरदारी साहब के जो अल्फाज का चुनाव था वो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं था, और उससे बिलावल का सियासी इमेज जो है वो डैमेज हुआ है। लेकिन मैं ये आपको बताता चलूँ कि ये पहली मर्तबा नहीं किया जरदारी साहब ने। जब बिलावल का की एक तरह से फॉर्मल लॉन्च हुआ था, और कराची में ही वो जलसा हुआ था जिसमें बिलावल ने बड़े ज़ोरदार और पुरजोश तकरीर की थी, जिसमें उन्होंने उस वक्त नवाज शरीफ साहब को भी और अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी ललकारा था।
उसके कोई 1 महीने बाद लाहौर में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स का कन्वेंशन हुआ जिसमें जरदारी साहब बिलावल को नहीं ले गए, और वहाँ जब ये क्वेश्चन हुआ तो उस वक्त भी जरदारी साहब ने यही कहा कि बिलावल जो है अभी बच्चा है, ना तजुर्बेकार है, जो कि सरप्राइजिंग था क्योंकि अभी आपने एक को चेयरमैन बनाया है और उसके बारे में इस तरह के अल्फाज का चुनाव मेरा ख्याल है जब पीपल्स पार्टी का चेयरमैन जो है वो अपने आप को लॉन्च कर रहा है तो पार्टी के इंटरनली तो आप कह सकते हैं ये बिल्कुल, लेकिन आप एक पब्लिक एक इंटरव्यू में ये बात करना, उसके बाद मुझे बताएं कि बिलावल ने जो पिछले 3 जलसे किए और अब जो जलसे करेगा हु विल टेक हिम सीरियसली, जब उनके वालिद ही उनको एक ना तजुर्बेकार कह रहे हैं तो उसके बाद बिलावल भुट्टो को कौन सीरियसली लेगा? एक तो ना तजुर्बेकार भी कह रहे हैं मजहर साहब, दूसरा अगर कोई समझता था कि बिलावल साहब इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हो सकता है इन्फ्लुएंस अभी भी कर सकते हो, टिकटों की तकसीम का मामला इन्फ्लुएंस तो जाहिर होगा ही, लेकिन आसिफ जरदारी साहब जब लाइव टीवी पे बैठ के ये कहते हैं कि भाई टिकटें तो मैंने ही देनी है और बिलावल तक को टिकट मैंने देनी है, तो इस पे उनके सियासी कारकुन को, उनके अवाम को तो चले छोड़े, सियासी कारकुन को क्या मैसेज जाएगा, कैंडिडेट को? मैं आपको हिस्टोरिकली बता दूं कि हुआ क्या है। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं शेयर कर सकता, लेकिन हिस्टोरिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो हैं, ओरिजिनल पार्टी वो है और जिसका इलेक्शन सिंबल अब तलवार जो जनरल ज़ियाउल हक के पीरियड में ले लिया गया था वो भी उनके पास वापस आ गया है। और 2008 में जब इलेक्शन हुए थे उसके बाद ये पार्टी के अंदर ये बड़ी सीरियस डिबेट हुई थी कि हमें अब पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को ख़त्म कर देना चाहिए और अपनी ओरिजिनल पार्टी को बहाल कर देना चाहिए, और एक अंडरस्टैंडिंग हुई दोनों जमातों में। देखिए इस वक्त हो क्या रहा है, इस वक्त बिलावल पार्टी के अंदर भी लेवल प्लेइंग फील्ड चाह रहे हैं। इस वक्त हो ये रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के अंदर ये सीरियस डिबेट है, और यही डिबेट है कि इस पार्टी को 4 पीपीपी वाली पार्टी के रहने का कोई जवाब नहीं है। वो 2002 में एक ख़ास सिचुएशन में आई थी जब बेनज़ीर भुट्टो को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, पार्टी का सिंबल ले लिया गया था, तो उसके पास चॉइस नहीं थी, इसलिए पार्टी ने ये फैसला किया पार्लियामेंटेरियन, जिसके सदर थे मखदूम अमीन फ़हीम। 2015 में जब उसके बाद मखदूम अमीन फ़हीम का इंतकाल हुआ तो फिर जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन बन गए, शरीक चेयरमैन बन गए। हालांकि ओरिजिनली बात ये हुई थी कि इसका किसी सीनियर पार्टी लीडर को सदर बनाना चाहिए पार्लियामेंटेरियन का, और उस वक्त आज जो बिलावल बात कह रहे हैं ना, ये 2015 में बात एतजाज एहसन साहब ने की थी कि हमारी एज के लोगों को अब पार्टी में पीछे हट जाना चाहिए और बिलावल को पार्टी चलाना चाहिए, गलतियां करेगा वो करेगा लेकिन सीख लेगा। देखिए पीपल्स पार्टी की डायनेस्टिक भुट्टो की डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को देखें आप तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत कब हुई, शाहनवाज की शहादत कब हुई, मुर्तज़ा भुट्टो की शहादत कब हुई और बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, इन सब का एज फैक्टर देख लें आप। इसमें ये भुट्टो तो 51 ईयर्स के थे जब उनकी शहादत वो हुई, उनको फांसी दी गई। बेनज़ीर भुट्टो की एज फैक्टर भी देख लें। तो बिलावल भुट्टो जब ये बात कह रहे हैं तो एक हिस्टोरिकल से पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में शायद वो बात कह रहे हैं, उससे इख्तलाफ किया जा सकता है। और मजहर साहब ये बता दें मुझे, अब इससे क्या अखज़ करें हम, साथ में आप एक पॉइंट यहाँ ऐड करते हैं कि ये 4P वाली जो पीपल्स पार्टी है जिसका जरदारी साहब ने कल रिमाइंडर कराया, ये शायद पीपल्स पार्टी के कारकुन को भी नहीं याद होगा कि ये एक कोई और पीपीपी भी है। इस बिल्कुल इलेक्शन से पहले उनका लाइव टीवी पे बैठ के याद कराना, और हामिद मीर साहब ने पूछा और उन्होंने कहा नहीं पार्टियां भी 2 हैं, एक 4P है एक 3P है, तो इसका क्या मकसद था? इसमें बेसिकली वही है, देखिए जो इनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग थी, और उस वक्त जाहिर है बिलावल यंग थे, ये बना ली गई कि जो 3 पीपीपी है उसको अगर इलेक्शन में लड़ना है तो उसके उम्मीदवार पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन में अप्लाई करेंगे। नाउ इट मींस कि इवन बिलावल भुट्टो भी अप्लाई करेंगे पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन में टिकट के लिए। अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 3P है, हाँ, वो ये फैसला करती है, और देखिए डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में फैमिलीज के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत शार्प होते हैं, और ये हिस्टोरिकली है
कि जो मौरूसी सियासत है और जो मौरूसियत होती है उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत आगे तक जाते हैं। इवन भुट्टो डायनेस्टी की अगर आप मिसाल ले लें तो बहुत कम लोगों को पता है कि वाहिद बख्श भुट्टो जो थे, जिनका 2000 में मर्डर हुआ था, वो ट्राइब्स का झगड़ा ही था जिसकी बुनियाद पे वो हुआ था। और मुमताज़ अली भुट्टो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि असल भुट्टो वो हैं। तो इस वक्त हो ये रहा है कि नवाब शाह की जो पॉलिटिक्स है, लाड़काना की जो पॉलिटिक्स है, वो नवाब शाह से रूल हो रही है और गढ़ई खुदा बख्श या भुट्टो का नाम जो है वो पॉलिटिकल ज़रूरत है, वो सियासी ज़रूरत है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये आगे चल के शार्प हो सकता है, शायद इस वक्त हमें नजर ना आए। बेनज़ीर भुट्टो ने जब बेगम भुट्टो को साइड लाइन किया था तो बहुत अच्छी तरीके से किया था। उन्होंने बेगम भुट्टो बहुत डिसीजंस करती थी और मुर्तज़ा के मामले में तो बहुत ज़्यादा पर्सनल हो गई थी, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो ने बहुत अच्छे अंदाज में उनको साइडलाइन किया था, इसलिए कि उन्हें पता था कि बेगम भुट्टो बाद औक़ात बहुत जज्बाती हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा जो है इमोशनल हो जाती हैं बाद मामलात में। तो बेगम भुट्टो को लाइफ चेयरपर्सन बना दिया गया था, लेकिन असल में बेनज़ीर भुट्टो ने, और बेनज़ीर भुट्टो ने प्रूव भी किया। अब यहाँ हो ये रहा है कि पिछले 8 साल से आपने ये बल्कि उठा लें कि 2007 में जब बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी तो बिलावल भुट्टो को चेयरमैन बना दिया था। उस वक्त बिलावल भुट्टो 2007 से लेके आज 2023 हो गए। क्या आज तक बिलावल भुट्टो ना तजुर्बेकार हैं? यानी उन्होंने 2008 का इलेक्शन देखा, 2013 का इलेक्शन देखा, 2018 का इलेक्शन देखा। और ये अब सॉरी मज़र साहब, मैं इधर से पॉइंट आउट करना चाहती हूँ इधर कि बिलावल इस मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। मतलब अब वो उस फॉरेन मिनिस्टर के बारे में उनके वालिद साहब ये आके कह रहे हैं कि अभी वो सीख रहे हैं, अभी उनका तजुर्बा नहीं है। What does it mean? पता हर वालिद यही समझता है कि सीख रहा है। मेरा ख्याल है कि वो अंदाज जो था ना, वो ये ओपरा विनफ्री इंटरव्यू नहीं था, ये कोई पर्सनल इंटरव्यू नहीं था। इसका मैसेज जो कम अक्रॉस हुआ है वो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर कौन थे, कोई बच्चे थे, मतलब ये तासुर आता है। फिर देखिए यही बात है अब्दुल्ला और हुमा के अगर वो ना तजुर्बेकार थे तो पाकिस्तान के एक ना तजुर्बेकार आदमी को आपने पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बनवा दिया। और उसके बारे में मैं तो नहीं समझता कि जरदारी साहब सियासी तौर पे बिलावल को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जरदारी साहब सियासी तौर पे बिलावल को डैमेज कर रहे हैं। और कल उन्होंने एक इंडिया और भी दिया, और वो दिया आसफा भुट्टो के बारे में। और मुझे लग ये रहा है, मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे लग ये रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी की डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में आसफा भुट्टो का रोल ज़्यादा बढ़ जाए। और अगर पिछले इलेक्शंस में देखें तो बिलावल भुट्टो स्ट्रगल अपने आप को मुंतखब कराने में, न सिर्फ लियारी में हार गए, वो तीसरे नंबर पर आए, और लाड़काना में भी स्ट्रगल की उन्होंने। तो ये जो, और कल जरदारी साहब ने कहा कि आसफा कहीं से भी लड़ेगी, वो बहुत मजबूत उम्मीदवार है। तो ये हमारे यहाँ बेनज़ीर भुट्टो और मुर्तज़ा के दरमियान जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था वो भी हमारे सामने है। ये चीज़ तो ये हमारे यहाँ होता है, और हमारे यहाँ ही नहीं, ये इस रीजन में आपको देखें जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं और शार्प होते हैं बात सिचुएशन में। अच्छा, एक ऑन अ लाइटर नोट अगर आप चाहें तो मज़र साहब, जरदारी साहब बड़े ओपनली विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स इन द पास्ट शेख रशीद कर लें, मौलाना फजल रहमान, मतलब वो एक क्रिटिसिज्म अपनी वो सुनाते रहते हैं। तो अब उन्होंने ये शायद प्रूव कर दिया है कि आई एम इक्वल टू एवरीबडी। तो उन्होंने बिलावल को भी खरी मतलब उनके बारे में भी कह दिया। ये जो बात जरदारी साहब ने की वो बजाते खुद बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना कि उनका एक इशू है, वो अल्फाज का चुनाव है। दूसरा, उन्होंने कभी पॉपुलर पॉलिटिक्स नहीं की। वो ने कोशिश की थी एक मरतबा जब वो लाहौर गए थे इस्तकबाल उनका करवाने की अरेंजमेंट, तो बाद में बेनज़ीर भुट्टो ने ये बात मुझसे खुद की थी कि जरदारी कोशिश करते हैं पॉपुलर पॉलिटिक्स करने की, लेकिन नहीं कर पाते पॉपुलर पॉलिटिक्स। जेल में रहे वो 14 साल, उसके बावजूद भी उनका एक पॉपुलर इमेज नहीं बना। बट ही इज़ अ गुड मैनूवर, वो पॉलिटिक्स को मैनूवर बहुत अच्छी तरह करते हैं, पॉलिटिक्स को लेकर चलना उन्हें आता है। चलिए, अलगर्ज ये कि कल के इंटरव्यू से बिलावल साहब के सियासी करियर को ज़रब लगी है।
आपकी राय बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास। थैंक यू मजहर साहब। एंड और भी बातें हुई थी इंटरव्यू में, बट लिटरली नथिंग एल्स टेक्स ओवर देन दिस बात। ये जो बात थी ना, इस पे बात करनी पड़ी। ये लाइन जो है जियो की हेडलाइन में चल रही थी ज़ाहिर है, इंटरव्यू की एक खास बात जो है। एंड एक दफा मैंने भी कहा कि ओहो क्या कहा, ओहो व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, सो या इट वाज लाइक दैट। अच्छा जी, दिसंबर नवंबर शादी ब्याह का महीना होता है हमारा। और ये जो एक लाइन जो आप यूज करते होते हैं ना, जब शादी, वो आप यूज करते हैं, सामने देखें ना, ये जो आपको पसंद है, शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं फेवरेट लाइन कौन? इमामुल हक साहब और हमारे स्टार क्रिकेटर हैं, और कल इनकी हुई है अपेरेंटली कव्वाली नाइट। भाई लाहौर में तो हीटर शीटर चल गए हैं, आपको पता है? नहीं तो लाहौर में बाय द वे शुरू में लग रहा था बड़ी खिसक खिसक के सर्दी आ रही है, लेकिन कल और परसों में मतलब कल रात को तो कोई 12 डिग्रीज हो चुका था। और इट इज कोल्ड, और फिर स्मॉग और फॉग, और आपको पता है वो सारी सिचुएशन जरा ज्यादा। चलें अब हम आपको ना सुने, कव्वाली सुन रहे हैं। ओहो, यहाँ क्या हो रहा है? अब फहीम अशरफ की मेहंदी भी हुई है ना। नहीं, इस्तांबुल में नहीं हो रही, बाकी आपको क्या लग रहा है, ये इस्तांबुली है सारे, लेकिन वो डांस थोड़ा सा तुर्किश दरवेशी का फूल नगर में हो रही है। हाउ रोमांटिक इज दैट? इंटरेस्टिंग। तो ये एक है टर्किश डांस, सो आई फॉरगिव यू फॉर मिस्टेकिंग दिस। कार्ड नहीं आया हुआ, लेकिन हमने लिख के रखा हुआ है कि फहीम अशरफ का वलीमा है 26 को, और सारे लोग पहुंचे हुए हैं। और वहाँ Did you just like ask to be invited or something? और वहाब रियाज, सरफराज, and we could see everybody actually in Imamul Haq's मेहंदी। और आपको पता है ना, इस्लामाबाद में ये थी, तो इस्लामाबाद में कैंप लगा हुआ है, so everybody is there anyway। कव्वाली जो इस्लामाबाद में थी, लाहौर में थी। लाहौर में तो इस्लामाबाद से लाहौर गए हैं 6 लोग। शादी के लिए तो लोग ट्रैवल कर लेते हैं, अमेरिका से आ जाते हैं पाकिस्तान। खैर एनीवे, तो ये है 2 शादियां जो हो रही हैं, और यस, लेट्स टॉक अबाउट फुटबॉल। हाँ, और हमारे डायस्पोरा प्लेयर्स जो हैं उनका आपको पता ही है, बड़ा ज़बरदस्त किरदार रहा है जब से हमने कुछ जीत हासिल की है, कुछ बेहतरी। एटलीस्ट फुटबॉल हमारी डिस्कशन में आई है। मैं कहता हूँ कि इसमें हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं वो तो हैं ही, लेकिन हमारे डायस्पोरा प्लेयर्स का भी बड़ा अहम किरदार है। और फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वालिफायर राउंड की हम बात करते हैं। 4 महीने के गैप के बाद वैसे हमारा मैच है। पाकिस्तान ने ताजिकिस्तान की अभी मेज़बानी की। अगरचे पाकिस्तान फुटबॉल टीम वो मैच 6-1 से हार गई, लेकिन एक इंटरनेशनल फुटबॉल टीम का क्वालिफाइंग राउंड खेलने पाकिस्तान आना भी एक अहम इवेंट था। और पाकिस्तान की तरफ से कौमी मिडफील्डर, इनका नाम है जरा राहिस नबी नाम है, बड़ा इजी सा नाम है। वैसे नया यूनिक है ना, राहिम और ऐसी चीजें तो होती हैं, बट एनीवे इन्होंने गोल किया और सबके दिल जीत लिए, और वो आज हैं हमारे मेहमान भी। अच्छा, एक और चीज़ हम कहना चाहेंगे। पहले तो वी वांट टू वेलकम राहिस, और Rahis, thank you so much for joining us. And first we have to tell our viewers who are watching that, you know, now Pakistan has sort of a foot in the door. You know, we were passionate about it, but now actually we know that we are capable, and the world is also watching. So that is good. Now you've played a very prominent, you know, role as a midfielder in different leagues you have done before you came to Pakistan national team. How do you feel about this achievement against Tajikistan? You were the only one who actually managed to, you know, score a goal. So how do you feel about your achievement, and what are your plans for the future for Pakistan particularly football? It was the only goal that the yeah, team that scored. was the only one. Yeah, as you know, I'm a centre midfielder, a box-to-box midfielder. I like to get involved in the attacks as much as I like to defend also. Scoring that goal was a massive achievement for myself and for my family. You know, we dreamed and lived about moments like this, and to be able to do it in front of so many fans was such an amazing moment for myself. The support I've received from the fans has been fantastic. You know, of course the result didn't go our way, but the fans have been right behind us every step of the journey. And you know, we have a big game in March against Jordan, which I expect even more fans to be there and to support us, and inshallah we can get the victory for everyone to celebrate even more. All right, Rahis, Pakistan football has always been in jitters, but this time somehow we noticed some spotlight being put on the performance and the team. Finally. And the tournament itself. You know, other teams came and the stadium was full and people were excited.
We started off with a victory and a victorious note, but then we lost to Saudi and then we lost to Tajikistan as well. What do you think? What went wrong? Yeah, as we all know, we beat Cambodia in that historical game in the World Cup qualifiers. That obviously brought football to a great height in Pakistan, and you know, we reached places in the world that we didn't think was possible. But the fixtures against Saudi Arabia and Tajikistan, they were tough challenges. We went into those games wanting to win, but the reality is it was always going to be a tough battle because these places have a infrastructure of a league and different facilities that are at their disposal to be able to achieve great things. But of course, we went into there wanting to win, and you know, results didn't go our way. But we took many positives from those games. Right, Rahiz, we also would like you to give us a comparison, because we know you are Pakistani, but you have not lived in Pakistan. But having to come to Pakistan, then play here with the other, Pakistani players. What are the difference in facilities and training that you feel maybe we should adopt here in Pakistan? To say firstly, we are Pakistani, you know, we represent the country the same way the other players represent the country. We bleed green the same way the others bleed green. The facilities, of course, they've grown since the first time I came to Pakistan. There's been a lot of improvement, you know, in terms of the hotel, the food, the training pitches. It's getting better, but obviously it's not where it needs to be. As you've seen, Saudi Arabia, they've came onto the scene in the last 3 years or so, and who says that can't be Pakistan next? We just need people to support the local clubs and the players that are playing, you know, they find a way to play. And there's so much talent. I've seen myself that there's so much talent in Pakistan that's waiting to be unlocked, and hopefully we can get there with the right people behind us. Yes, we do have a long way to go. Rahiz Nabi, thank you so much for being with us. ज़बरदस्त। देखिए यही वाली बात है कि इंस्पायर करना है बाकियों को, और जितना हम खेलेंगे तो उसमें फिर हम अच्छा खेलना स्टार्ट हो जाएंगे, और होपफुली क्या ही बात हो कि वही इंपॉर्टेंस मिले फुटबॉल को जितनी क्रिकेट को मिलती है। नहीं, ये नहीं होगा। हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन जब फुटबॉल की बात हमने की है तो बाज़ लोगों का दिल बैठना शुरू हो गया, इसलिए हम दोबारा से क्रिकेट की है ना, ये कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। नहीं, अभी नहीं करेंगे, सकते हैं, लेकिन थोड़ी बात करेंगे। यू नो, इस मौके पे मैं ये फैसला ले रहा हूँ अपने तरीके कि अभी हम क्रिकेट की बात नहीं करेंगे, और हम मैं फैसला ले रही हूँ कि हम ब्रेक ले रहे हैं। ओके, अभी हम लाइमलाइट फुटबॉल पे ही रहने देंगे। नहीं, अभी हमने क्रिकेट की बात करनी है। नहीं, अभी नहीं करेंगे। अच्छा जी, स्मोक के असरात कम करने के लिए हुकूमत पंजाब ने मज़ीद सख्त इक़दाम करने का फैसला किया है, और ये क्यों किया गया है? क्योंकि स्मोक कम होने के बजाय बढ़ रही है। बहुत से इक़दाम हैं, जैसे कि जुमे और हफ्ते को मार्केटें 3 बजे खुलेंगी, इतवार को कारोबार हर तरह से बंद होगा, और सड़कों पर पानी का छिड़काव दुगना कर दिया गया है। इतवार को मॉल रोड सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक सिर्फ साइकिलिस्ट्स के लिए, यानी साइकिल सवारों के लिए खुली रहेगी। हो सकता है वैसे इससे दोबारा साइकिल। अच्छा, लाहौर में क्या सूरत हाल है? ऑब्वियसली सीरियस ही है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। दुआ मिर्ज़ा हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट हमें बता रही हैं। दुआ, लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है। अब से कुछ देर पहले आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 325 रिकॉर्ड किया गया, और आज भी लाहौर दुनिया भर में पहले नंबर पर है आलूदगी में। सांस लेना इंतहाई मुहाल हो गया है। तिब्बी माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर आप मास्क नहीं पहन रहे तो आप रेड जोन में ही सांस ले रहे हैं, लेकिन अभी भी हम लोगों को संजीदगी से मास्क पहनते हुए नहीं देख रहे। छोटे बच्चे भी स्कूल भी ऐसे ही जा रहे हैं। इसलिए स्मॉग के पेश नज़र पंजाब के 6 डिवीजन्स में, यानी जिनमें गुजरांवाला, साहिवाल, सरगोदा भी आता है, उनमें आज स्कूलों को बंद किया गया है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ भी बंद हैं, और रेस्टोरेंट्स को, मार्केटों को कहा गया है कि 3 बजे के बाद खोलें, ताकि ये सारा जो टाइम पीरियड है वो निकलवाया जा सके। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि हमने पिछले दिनों में ये देखा है कि सुबह के टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें 300 से 400 के दरमियान होता है, लेकिन दिन के दूसरे हिस्से में कुछ कम होता है। मगर कल और परसों हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि पूरा दिन ही एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़तरनाक था, और माहिरीन की जानिब से यही बताया जा रहा था कि इस आलूदा फ़िज़ा में सांस लेना इंतहाई ख़तरनाक है अगर आप मास्क नहीं लगा रहे या डबल मास्क नहीं लगा रहे। मैं कहता हूँ कितना मुश्किल है। तो फिर भी मैं सोचूं कि सांस तो आपने वही लेना है। बाहर आप घूम लेंगे, आपने अपने घर में भी तो वही हवा है ना, वही फ़ज़ा है जिसमें सांस लेना है। घर के अंदर दरवाजे बंद कर देने से क्या होगा? बेहतर हो जाएगी हवा?
अच्छा, उसमें तो आप मास्क शायद नहीं लगा के बैठेंगे। एक तो कुछ ना कुछ तो हमें अपने घरों में भी करना होगा। पीपल हु कैन अफोर्ड तो वो एयर प्यूरिफायर घर के अंदर लगा लें, कुछ इस किस्म की चीज़ें करनी पड़ेंगी। और बाकी और क्या कर सकते हैं, वी विल बी टॉकिंग टू अ डॉक्टर इन द नेक्स्ट आवर ऑफ जियो पाकिस्तान। एयर क्वालिटी इंडेक्स के तहत पाकिस्तान जो है वर्स्ट एयर क्वालिटी में, लाहौर नंबर 1, ढाका नंबर 2, कराची नंबर 5। आप ये सोचें कि पूरी दुनिया है ना, इतनी बड़ी दुनिया, पूरे कुर्रा अर्ज में इस वक्त लाहौर एक हमारा प्यारा शहर है, बड़ा, मुझे तो जाहिर है मेरा शहर है, हमें पसंद है। सो नंबर 1 है, सबसे ज्यादा नुकसानदेह है एक इंसानी जान के लिए उस शहर की फजा में सांस लेना। नहीं, डॉक्टर से बात करेंगे, कुछ हम इसका हल निकालते हैं। और हम अपने दौरे ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, क्रिकेट की बात करेंगे अगेन, क्योंकि हमारे पे क्योंकि याद है ना जब हम फुटबॉल की बात कर रहे थे तो अब्दुल्ला लाइक लिटरली मिसिंग आउट, ये कैसे हो सकता है, ये इसीलिए कोई और आप बात नहीं करने देते। नहीं हो रहा था, आपका दिल डूब रहा था। What? हम दोनों सामने ही हैं आपके। वनडे आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान टीम ने अपना कैंप लगाया है पिंडी में। और कल कौमी स्क्वाड ने डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद हफीज, बॉलिंग कोच उमर गुल और सईद अजमल की मौजूदगी में प्रैक्टिस की है और कौमी बॉलर्स और बैटर्स ने भरपूर ट्रेनिंग सेशन लिया है। वेरी नाइस। साथ ही आपको बता दें कि बॉलिंग कोच उमर गुल का कहना है कि टेस्ट क्रिकेट में लंबे स्पेल कराना मामूल की बात है और बॉलिंग में हमेशा बेहतरी की ज़रूरत होती है। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट बेसिकली। और शाहीन आफरीदी काफ़ी तजुर्बाकार हैं, उनका ये भी कहना था। अब और क्या बातें हुई खुद ही देख लें। वहाँ की जो कंडीशन है, जो पिचेज़ है, हमने यहाँ पे वो अपने आप को स्पेशली यहाँ पे पिंडी में जो बाउंसी पिचेज़ या स्विमिंग ट्रैक है वो हमने तैयार की है ऑब्वियसली। प्लस हमने हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के वो प्रैक्टिस पिचेज़ है जिसमें हम थ्रो डाउन भी कर रहे हैं, स्लैब भी यूज़ कर रहे हैं, मिडल में भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपने सीखा कि जो वहाँ की जो कंडीशन है काफ़ी चैलेंजिंग होती है और आपको बड़े हार्ड वर्क मेहनत की ज़रूरत होती है। तो वही कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और आई होप इंशाल्लाह कि जो यहाँ के जो हमारी हार्ड वर्क है प्लस फिर हम अर्ली जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे एक 4 डे गेम भी है, तो हम इंशाल्लाह बड़ी जल्दी वहाँ पे जाके जो 4 डे हो उससे हमें हेल्प मिलेगी और प्लस यहाँ से जो हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं तो इंशाल्लाह मैं तो काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट होंगे। पाकिस्तान टीम 2 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी, लेकिन एक सवाल जो सबके जहनों में है वो कौन से बॉलर्स हमारी लाइनअप में हैं जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विकेट लेंगे और गेम चेंजर बनेंगे। मयारी बॉलिंग ना हो तो ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर हराना तकरीबन नामुमकिन हो सकता है, बाउंसी विकेट्स होती हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। कोइंसिडेंटली थोड़ा सा ये भी आपको बता दें कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का आपको पता है ना, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन बन गए इंडिया को हरा के, बिठाए हुए थे बाहर, तो उन्होंने उसके बाद उनकी पूरी सीरीज थी T20s की। तो पहले T20 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बीट कर दिया, जिन्होंने अभी ODI में उनको बीट किया था। एंड दिस डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडियन टीम में इस वक्त विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल, शामी, बुमराह ये सारे नहीं हैं। Everybody is taking rest, सारे रेस्ट कर रहे हैं और फिर भी जो बाकी बची कुची टीम उन्होंने बनाई, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पहले T20 में चित। और हमें लाले पड़े हुए हैं कि हमारे कौन होंगे जो ऑस्ट्रेलिया को उनकी कंडीशंस में हराएंगे। सो हम बात करते हैं, सिकू हमारे साथ मौजूद हैं। अब नए कप्तान हमारे हैं शान मसूद। सिकू, कितना बड़ा इम्तिहान होगा उनके लिए ये? बहुत काफी सख्त इम्तिहान होगा और बेचारे को कोई हल्की सीरीज मिलती तो बहुत अच्छा रहता। और शान इज अ नाइस बॉय, मगर ये कि देखें ट्रेनिंग का हिस्सा होता है वो कि उसका स्कोर अच्छा हो जाए। मैं अभी देख रहा था, आपने अभी जिक्र किया ना कि हमारे बॉलर्स कौन से होंगे जो आउट करेंगे। उमर गुल और इन सबको मैं कहूँगा भाईजान, आप लोग सबसे पहले तो एक नया बॉल करने वाला तो ढूंढे। नसीम शाह नहीं है तो पता नहीं एक हंगामा मचा हुआ है, उसके अलावा नया बॉल तो करने को तैयार नहीं। खुद वहाब रियाज जो कि चीफ सेलेक्टर हैं, जब वो क्रिकेट खेलते थे तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता था कि भाई नया गेंद कर लो, नया गेंद को, वो भी पुराना गेंद करने के चक्कर में होते थे। मैं तो हैरान हूँ कि वो कैसे बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स हैं। हम तो मरते थे कि हमें नया गेंद मिले। ये लोग वो हैं कि जो शायद पुराना गेंद को घिस के और उसको पुराना करके गेंद करने वाले लोग हैं। वहाब रियाज भी उनमें शामिल हैं। कह के हम थक गए कि जो अब चीफ सेलेक्टर हैं कि भाईजान आप नया गेंद कर ले, तो हमारा नया बॉल का बॉलर ढूंढे आप। अच्छा, वैसे for those who do not understand, आपने कहा आप मरते थे, आप लोगों के ज़माने में बॉलर्स मरते थे कि हमें नया गेंद मिल जाए। अब क्या तब्दील हुई है कि दे प्रेफर लाइक स्विंग ज़्यादा होता है? आप लोगों को क्यों पसंद था नया गेंद? पहले आपका कोई मसला है?
नहीं देखो, मैं था, इमरान था और सरफराज थे, हम 3 लोग थे, ठीक है। हाँ। तो हम तीनों में गेंद मुझे नहीं मिलता था, वो सरफराज को मिलता था और जो हमारे खान साहब थे उनको मिलता था, ठीक है। और मैं जो हूँ इंतजार में रहता था कि नया बॉल कब कराने को मिलेगा, मिलता था पुराना। सॉरी, क्यों आपको नया गेंद की तलाश या उसकी चाह क्यों थी, ये जानना चाहते हैं। इसलिए कि वो 2 सीनियर थे तो उनको गेंद चलाया। नया गेंद ज्यादा स्विंग होता है, नया गेंद तो नया होता है, उससे स्किड करता है, स्विंग होता है, उसमें तो अगर स्विंग ज्यादा होगा तो ये लोग क्यों नहीं चाहते नया गेंद से खेलना? ये तो इसलिए कि ये लोग जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं तो ये पुराना गेंद करना पसंद करते हैं, उसको थोड़ा सा घिसते भी हैं, थोड़ा सा उस पर चलाकियां भी मारते हैं, ये सब करते हैं, तो उनको आदत पड़ जाती है, फिर नया बॉल उनसे होता नहीं। तो फिर इसकी तो सिकंदर फिर एक ट्रेनिंग होनी चाहिए ना, कि एक आदत को ब्रेक करें और एक और तरीके से। बिल्कुल सही कह रही हो आप। जितने भी कोचेस हैं उनका काम है कि भाई आप नया बॉल का बॉलर बनाए। अब हसन अली आपके पास इनको मौका मिल रहा है तो इनको तो फिर अब नए बच्चों को मैं नहीं जानता, ये मीर हमजा भी है, इन पे काम तो किया जा सकता है ना नए गेंद के साथ। बिल्कुल किया जा सकता है, आपको और ढूंढना पड़ेंगे। देखिए उन्होंने हारिस रऊफ को ढूंढा, हमारे पास एक अब्बास अफरीदी है, एक हसनैन है, एक एहसान उल्लाह, ये लोग सब आधे से ज्यादा तो अनफिट हो गए। मैं हैरान हूँ, उस दिन भी मैंने बात की थी कि यार 4-4 ओवर की क्रिकेट खेल के सब अनफिट हो गए। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि आजकल का क्या, हमारे दौर में लोग कहते थे हम असली घी खाते, हम तो कुछ भी नहीं खाया जनाब, मगर मैं तो हैरान हूँ उन बच्चों के ऊपर। तो हमें जो बहुत काम करना है, अभी आपने इंडिया की मिसाल दी है, इंडिया के सिर्फ 4 लड़के जो वर्ल्ड कप में थे, 3 से 4 लड़के, उनमें से भी 1 या 2 ऐसे हैं कि जो खेल रहे थे, बाकी तो बेंच पे बैठे थे, वो लड़के खेल रहे हैं। और आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, उनके 6 लड़के नहीं है मगर वो खेल रहे हैं। हमारे यहाँ तो कोई अपनी जगह से टच से मस नहीं होता। तो हमें जो भी टास्क है जो सेलेक्टर्स का, कि वो एक नया बॉल का बॉलर ढूंढे, नए जिस तरह के लाहौर कलंदर कराता है टैलेंट हंट, वो टैलेंट हंट करे, नए फास्ट बॉलर्स ढूंढे, नए स्पिनर्स ढूंढे। आपके पास स्पिनर्स में वही नोमान अली और इब्रार है, अगर ये फेल हो गए तो उसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहले शेन वॉर्न जैसे बॉलर पैदा हुए, इस वक्त नेथन लायन है। नेथन लायन ऑफ स्पिन करते हैं, ठीक है ना जी। जब वो ऑफ स्पिन करते हैं तो बाबर के ऊपर वो जरूर अटैक करेंगे। बाबर जो है वो ऑफ स्पिनर पे फंसते हैं। हमारा एक ही बहुत बड़ा बैट्समैन है, वो है बाबर। तो उनके पास स्पिनर्स कहाँ से आ जाते हैं? वो तो फास्ट बॉलिंग के कहते हैं ना, फास्ट बॉलर्स वहाँ ज्यादा आते हैं, तो उधर भी है। तो हमें बहुत सीरियसली अपनी क्रिकेट को बढ़ाना है और नए लड़कों को ढूंढना है, अदरवाइज क्लियरली सिकंदर, हम आपसे जो बात कर रहे हैं तो क्लियरली यही लग रहा है। अच्छा, जस्ट बाय द वे, हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे तो उन्होंने 200+ T20 में बना लिए। ये बताएं कि हम जब आपसे बात करते हैं और भी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमें लगता है कि वी रियली नीड टू स्क्रैच एंड स्टार्ट फ्रॉम जीरो। अपने ड्राइंग बोर्ड पे जितनी भी स्ट्रैटेजीज थी सब कुछ हमें मिटा देना चाहिए, ट्रेनिंग हो, प्ले हो, व्हाटएवर इट इज़। तो हमें तो दोबारा से एक शुरू करने की बात लगता है कर रहे हैं। बिकॉज सिकंदर, अगर तो कोई पॉजिटिव्स हैं तो प्लीज़ उनको भी बता दें हमें। हमें लगता है कि हमारी इस वक्त टीम में, हमारी प्ले में सिर्फ नेगेटिव्स है। नहीं, जो पॉजिटिव है वो सिर्फ PSL है, कि जो PSL एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड टूर्नामेंट है जिससे कि हमें T20 के प्लेयर्स तो मिल जाते हैं। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है। और आजकल सिर्फ T20 के ऊपर लोगों का फोकस है। तो एक तो पॉजिटिव ये हो गया कि जी हमारा PSL है और वो सबसे अच्छा टूर्नामेंट है, उससे हमें लड़कों का टैलेंट आइडेंटिफाई हो जाए। जैसे ही आपको वहाँ पे टैलेंट आइडेंटिफाई हो, आप उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में भेज दें। पहले हमारे पास 16 टीमें खेला करती थी। ये जिम्मेदारी भी ना अब लाहौर कलंदर ने उठा ली है, क्योंकि सिकू, अगर हारिस रऊफ लाहौर कलंदर ने ढूंढ के दिया था तो उसके बाद उसे डोमेस्टिक में किस तरह से ट्रेन करना है, ये तो PCB की जिम्मेदारी थी ना। PCB probably did not take its responsibility. I was speaking to Rana Atif yesterday. Ab now they are sending boys that they have identified for 4-day cricket to different countries for training. उन्होंने कहा ये भी अब हम खुद ही कर लेते हैं। ये क्योंकि सिकंदर, आप जो कह रहे हैं ना PSL, लेकिन PSL से जो निकलेगा और बड़ा अच्छा टैलेंट निकला है, लेकिन वो फिर T20 ही होगा। उसको ट्रेन करना तो PCB ने है ना, टैलेंट आइडेंटिफाई करके दे दिया फ्रेंचाइजों ने, अब बाकी उसका क्या करना है वो PCB करे। नहीं अब्दुल्ला, हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट होता है ना, तो इन लड़कों को जाके वो डोमेस्टिक खेलना चाहिए। आपका शादाब नहीं खेलता, आपका इमाद वसीम नहीं खेलता है, ये सब लड़कों ने कह दिया हम 4 दिन की क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम तो व्हाइट बॉल के। ये क्या है? ये चीज को कंट्रोल करना है कि हर एक, हमारे दौर में तो हर कोई खेलता था, मियादाद खेलता था,
मैं खेलता था, इंजमाम खेलता था, जितने भी क्रिकेटर्स के आप नाम लें सिवाय खान साहब के, सब खेलते थे, सब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, वहां से निकलते थे। हमारे यहाँ कोई नहीं निकलता। तो हमें जो है ना, देखो क्रिकेट बोर्ड को सेटल करना है, जो पुराना सिस्टम है उसको वापस लाना है, और मेक श्योर कि जैसे कि अब आप कह रहे हैं कि पीसीबी का काम है, अब पीसीबी रिक्वेस्ट कर रहा है हारिस सोहेल से, हाथ जोड़ रहा है कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, खेल लो, आप डेवलप हो जाओगे, आप बन जाओगे। वो तैयार ही नहीं है। अब क्या करें पीसीबी? लेकिन आप सिकंदर एक बात बताएं, अगर ये सजेशन तक, एक सेकेंड, अगर ये सजेशन तक ही बात रही कि जी आपको डोमेस्टिक खेलना चाहिए, आप और खेलें, ब्ला ब्ला ब्ला, तो अगर तो सजेशन होगी तो मैं ना मानूं तो मुझ पे है। कोई रूल्स ऐसे सेट हो जाने चाहिए बाय द बोर्ड इटसेल्फ कि आपको ये करना ही है। ऐसा नहीं हो सकता। पीसीबी कह रहा है हारिस रऊफ को कि जी खेल लें। मेरा ख्याल है कि उसकी बात में भी वजन है। वो कहता है कि जी मैंने तैयार ही नहीं हूं मैं एक चीज के लिए। आप मुझसे क्या कह रहे हैं कि मैं जाके 10 ओवर कर लूं, पाकिस्तान को जरूरत होगी तो उसके बाद मैं क्या 15 या 20 ओवर नहीं कराऊंगा? मतलब आई वुड बी इन अ सिचुएशन नाउ, आप मेरे पे काम करें या मुझे एटलीस्ट काम करने दें तो फिर मैं अगले ये वाला पार्ट आप कह रहे हैं, वैसे हारिस रऊफ ने नहीं कहा था, लेकिन हम ये सजेस्ट कर रहे हैं। नहीं, हारिस का तो अपना पर्सनल मौक़िफ़ कोई नहीं आया ना सामने, बट मेरी जराए से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं। बताएं अब्दुल्ला, वो सेइंग है ना, देयर इज ऑलवेज द फर्स्ट टाइम। ठीक है ना, देयर इज ऑलवेज द फर्स्ट टाइम। आपको मौका दिया जा रहा है कि आप जाएं वहां जाके टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हम आपको आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करेंगे ताकि आप बिल्डअप हो जाएं। पीसीबी तो कह रहा है, लड़का बना कर रहा है ना, तो ये लड़के को तो बहुत पहले कह देना चाहिए था कि मैं तो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा। उन्होंने तो प्लान करके रखा था पीसीबी ने, हम उसको ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे, जाएगा, चले वो एक दिन में 10 ओवर कराएं, उससे ज्यादा 12 ओवर करा ले, चले जनाब नाजुक बच्चा है 12 ओवर कर ले। इसको इसी तरह तो बिल्ड करेंगे। किस तरह बिल्ड करेंगे? फिर किस तरह करेंगे आप बताएं? क्या मतलब ये कि लाहौर कलंदर उसको ऑस्ट्रेलिया भेजेगा कि वहां जाके बिल्डअप हो? पाकिस्तान कह रहा है खेलो तो वहां नहीं खेलेंगे। लाहौर कलंदर को चाहिए उसको बोले, देखिए रूल क्या होना चाहिए, मैं आपको सख्ती से बता रहा हूँ। रूल ये होगा कि जो लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगा पीएसएल भी नहीं खेलेगा। आप देखें सब सीधे हो जाएंगे। ये वैसे बात बिल्कुल ये होना चाहिए, क्योंकि इस चीज जो कानून बनाने की, जो आप रूल बनाने की, वो ये होना चाहिए। बिकॉज पाकिस्तान की क्रिकेट सफर कर रही है, तो इफ यू डोंट वांट टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट, 4-डे क्रिकेट, यू कैन नॉट प्ले पीएसएल। आप देखिए सब जलेबी की तरह सीधे हो जाएंगे। अच्छा, ये आमिर जमाल जो लड़का है, इसको आपने फॉलो किया है? ये हमारा फ्यूचर साबित हो सकता है इसको? हाँ, ये लड़का मैंने इसको मैचेस में देखा है या पीएसएल वगैरह में। देखिए हमें डोमेस्टिक क्रिकेट तो नजर आती नहीं है, मैं ग्राउंड पे जाते नहीं है, सारे पूरे पाकिस्तान में मैच हो रहे होते हैं देखने के लिए, जो सिलेक्टर होता है वो जाता है। आमिर जमाल का नाम बहुत सुना है कि ये अच्छे ऑलराउंडर हैं, हिटें भी मार लेते हैं। खुर्रम शहजाद, इनको मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा। हाँ, मीर हमजा को जरूर देखा है, टेस्ट क्रिकेट उन्होंने खेली थी। इनकी स्पीड 130 के अंदर है। 130 के अंदर का बॉलर ऑस्ट्रेलिया में अगर स्विंग नहीं करेगा तो फिर फेल है, इसलिए कि फिर बड़ी कुट पड़ती है। 130 की स्पीड ही कुछ नहीं है। हाँ। तो उनका साथ ये मसला है। बाकी 2 लड़कों में से सिर्फ खुर्रम शहजाद को मैंने नहीं देखा, इन 2 को देखा है। अब बाकी इनको चांस मिलेगा, ये खेलेंगे, अपने आप को प्रूव करें, अपनी जगह बनाएं। इससे अच्छा मौका और क्या मिलेगा? मेरा भी पहला टूर जो था वो ऑस्ट्रेलिया का था, इनका भी पहला टूर ऑस्ट्रेलिया का है। जाएं और अपनी जगह बनाएं। Thank you, Siku, for being with us. Thank you for your suggestions. Definitely some शेरो शायरी कुछ बात करते हैं। एक ट्रिब्यूट है, बड़ा खूबसूरत, खुशबू बिखेरते हैं अपने स्किट में। तो कहता हूँ आज जियो पाकिस्तान ट्रिब्यूट पेश कर रहा है खुशबू की शायरा परवीन शाकिर जी को। परवीन शाकिर आज ही के दिन कराची में पैदा हुई थी। आज उनके फैंस उनकी, और आज भी दुनिया भर में इनके फैंस उनकी बर्थडे मना रहे हैं। इनका पहला मजमूआ कलाम खुशबू शाया हुआ, और पहला ही मजमूआ कलाम बेहद मकबूल हुआ। और एक और जो मेहदी हसन खान साहब की आवाज़ में, वो आगे चलकर आपकी फरमाइश है, हमें पता है यार, हमने शामिल करना है, तो अभी आप हमें फ़ौरन ही आई लाइक इट कि आप इतने इन्वेस्टेड हैं हमारे साथ, इतने जुड़े हुए हैं कि आप हमें फ़ौरन लिखना शुरू कर देते हैं कि भाई वो तो आपने चलाया नहीं, तो वी विल ऑल्सो प्ले। और टाइम की कमी होती है ना वरना चलाने को, तो आपको पता है कि हम। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे, गज़ा की सूरत हाल से मुताल्लिक आपको बताएंगे कुछ रिलीफ, कुछ ब्रीदिंग स्पेस मिलने की तवक्को है। 1.5 माह से गज़ा पर जारी जारियत में कुछ वक्फा हम कह सकते हैं कि मिल गया है। 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10 बजे जंगबंदी या सीज़ फायर का आगाज़ जो है हो गया है। इस वक्त जो आपको मनाजिर आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, बराह रास्त आपको मनाजिर हम दिखा रहे हैं,
और एक ब्रेक, एन जंगबंदी शुरू होने से पहले भी इसराइल की तरफ से जारहाना हमले किए गए हैं। गजा में आरजी जंगबंदी अब शुरू हो गई है। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक जंगबंदी का आगाज़ जुमे की सुबह मकामी वक्त के मुताबिक 7 बजे और हमारे 10 बजे, वहाँ 7 बज रहे हैं, से हो गया है। 13 यरगमालियों का पहला ग्रुप शाम 4 बजे रिहा किया जाएगा। सिक्योरिटी वजूहात पर यरगमालियों की नकलो हरकत की तफसीलात नहीं बताई जा रही हैं। इसराइल और हमास ने रिहा किए जाने वाले शहरियों की फहरिस्तें कतर को दे दी हैं। साथ ही आपको बता दें कि चले इमदादी सामान भी इजिप्ट की तरफ से भी कहा गया है कि अब ये 4 दिन हैं, इसमें भरपूर कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन और इमदादी सामान के ट्रक गजा पहुंचाए जा सके। ये जो सीज फायर टाइम होता है ना, ये वो टाइम होता है जिसमें एक दुनिया का प्रेशर जो है उसको मेरा ख्याल है होपफुली सुनने की हिम्मत होगी और शायद सीज फायर एक्सटेंड भी ऐसी चीज़ों में उम्मीद की जा सकती है कि शायद लोधी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मलिया साहिबा। इसराइल की गजा पर बमबारी के साथ ही दुनिया भर में अवामी मुजाहरे भी हुए, रिकॉर्ड तोड़ मुजाहरे हुए। अमेरिका में इतनी रैलियां निकली, हुकूमतों पर दबाव आया और अब हम देख रहे हैं कि चंद दिन की ही सही लेकिन अमन को एक विंडो मिली है। तो क्या इसे एक बड़ी कामयाबी माना जा सकता है? ये कोई अमन का मुआहदा नहीं है, ये एक सीज फायर की एग्रीमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक डील है जिसमें के कैदी दोनों तरफ के उनको रहा किया जाएगा और एक बहुत ही आर्जी किस्म का वक्फा होगा जंगबंदी में। और ये भी हमें नहीं मालूम कि इस पे अमल कैसे होगा, इसलिए कि मुज़ाकरात तो जारी हैं और उम्मीद यही है कि जुमे के दिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। लेकिन मैं नहीं समझती कि जिस हल की ज़रूरत है इस इतनी शिद्दत से जो जंग हो रही है उसके लिए तो सीज फायर की ज़रूरत है, जो कि मैं समझती हूँ कि पूरी दुनिया का डिमांड है इस वक्त कि सीज फायर होना चाहिए। सिर्फ 2 मुल्क हैं या मे बी 3-4 मुल्क हैं जो इसकी राह में खड़े हैं। सबसे बड़ा मुल्क ज़ाहिर है इजराइल है, फिर अमेरिका है। अगर अमेरिका चाहे तो जंग बंदी कल भी हो सकती है, इसलिए कि इजराइल अमेरिका की बात मानता है, लेकिन अमेरिका अभी भी एक सीज फायर की मुखालफत कर रहा है जिससे कि जंग का खात्मा हो सकता है। कभी सोचने पे आप मजबूर हो जाते हैं कि अमेरिका एक अमन जो करवा सकता है और वो नहीं कर रहा, मतलब विलिंगली नहीं कर रहा, तो बड़ा अजीब लगता है। मलिया साहिबा ये बताएं कि अरब ममालिक इस्लामी ममालिक में ताकतवर और बाअसर तरीन माने जाते हैं और एक तासुर रहा है कि इस्लामी दुनिया के इशूज़ कश्मीर वगैरह पर कोई स्टैंड नहीं लेते। इस पर उन्होंने स्टैंड लिया। सऊदी अरब ने बाकायदा एक वार्निंग भी दी। तो क्या फ़लस्तीन में एक मामूली से मुस्बत पेशरफ्त जो हुई है इसमें अरब ममालिक वाला फैक्टर भी रहा है, आपको लगता है, या फिर दुनिया का वैसी प्रेशर था बहुत? मैं समझती हूँ कि जो दबाव इस वक्त पड़ रहा है, सफारती दबाव, और मैं समझती हूँ कि पब्लिक प्रेशर जो है जो पड़ रहा है इजराइल पे और अमेरिका पे भी, जो कि जंग बंदी और सीज फायर की मुखालफत करते हैं, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह मुस्लिम ममालिक की जो पोजीशन है, जो उन्होंने पोजीशन इख्तियार की है, वो है। उसके अलावा जो मुजाहरे हो रहे हैं दुनिया भर में, यहाँ तक कि मगरबी ममालिक के जो शहर हैं उनमें सबसे बड़े मुजाहरे हुए, लंदन में, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में। तो देखें, इन सब चीज़ों का एक कलेक्टिव प्रेशर तो पड़ता है और पड़ा है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी ममालिक हैं जो पहले अमेरिका और इजराइल की तरफदारी कर रहे थे इस इशू पे, और फिर उन्होंने वोट दिया सीज फायर के लिए यूएन जनरल असेंबली में। तो इन सब चीज़ों से तो फिर ये बात सामने आती है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, वो मेजॉरिटी जो है, वो जंग बंदी चाहती है और बस कुछ ही मुल्क रह गए हैं, लेकिन जाहिर है उसमें अमेरिका सबसे अहम मुल्क है जो कि इसके रास्ते में खड़ा है। जैसे कि आपको मालूम है 14,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 6,000 से ज़्यादा उनमें बच्चे शामिल हैं जो शहीद हुए हैं, और इस वक्त भी बमबारी जारी है। और इजराइल ने बार बार कहा है कि ये जो मुआहदा भी हुआ है हॉस्टेजेस पे और प्रिजनर्स पे, इसके फ़ौरन बाद वो बमबारी फिर से रिज्यूम करेंगे। तो ये तो फिर देखें ना, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अभी तक सामने नहीं आई। बिल्कुल, होपफुली कि कोई इसमें से ही राह निकले और ये जो वक्फा ही समझ लें, सीज फायर ना कहें, तो कोई आगे मामला बढ़ सके। मलिया साहब, ये 2-4 दिन की बात तो है,
सर्टनली कि ये वक्फा आया है, इसके बाद क्या होगा ये सभी को तशवीश है। आपने भी इस तशवीश का इजहार किया। इस मसले का मुस्तकिल हल अगर निकले तो टेबल पे ही अल्टीमेटली निकलना है, मुज़ाकरात के ज़रिए ये हो सकता है। इस वक्त कौन सी आलमी ताकत है या रहनुमा आपको इन स्पेसिफिक नज़र आता है जो सब फ़रीक़ैन को मेज़ पर ला सकता है? आपने अमरीका का तस्करा किया, उसके अलावा कोई है? सबसे अहम चीज़ ये है कि जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसका काम है ये, जिसकी जिम्मेदारी है कि जंग को बंद किया जाए, जहां भी अगर कोई जंग हो रही हो, उसको अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए अमेरिका का जो रोल है वो बहुत ही कलीदी है। इसलिए कि सबसे पहले तो सीज़ फायर होना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके हम देख सकते हैं कि क्या इस इशू का कोई मुस्तकिल हल निकल सकता है या नहीं। देखिए कितने डेकेड से यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस करारदादें हैं जिसमें कि इजराइल को कहा गया है कि वो अपनी ऑक्यूपेशन का खात्मा करें और एक ऐसे पुरअमन हल की तरफ जाएं जिसमें कि फ़लस्तीनियों को इंसाफ मिले, हक मिले और उनकी अपनी जो ज़मीन है, उनका जो मुल्क है अपना, वो उनको वापस मिले। मगर प्रॉब्लम ये है कि माजी में भी हमने देखा है कि इजराइल ने इन करारदादों की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की है और अमेरिका ने इजराइल की तरफदारी की है। तो देखें, मुस्तकिल हल निकालने के लिए भी ये ज़रूरी होगा कि अमेरिका को एक ऐसी पोजीशन इख्तियार करनी पड़ेगी जो सिर्फ ब्लाइंड सपोर्ट ना हो इजराइल के लिए, एक यक तरफा बिल्कुल वन साइडेड सपोर्ट जो कर रहे हैं इस वक्त, वो उससे फिर मशरक़ वस्ता में अमन नहीं आ सकता। मशरक़ वस्ता में अमन आने के लिए ये ज़रूरी होगा कि सारी दुनिया जो है वो इजराइल और अमेरिका पे दबाव डाले कि जो करारदादें मौजूद हैं जिनमें हल अंदर है उनके, द रेजोल्यूशन ऑफ द इशू इज़ इन दोज रेजोल्यूशंस, तो ज़रूरी ये है कि उन पे अमल किया जाए। बहुत शुक्रिया मलीहा लोधी साहिबा फॉर स्पीकिंग विद अस। और ऑब्वियसली पूरी दुनिया की दुआ होगी ये 4 दिन वाली सीज़ फायर जो है या पॉज, इसको जो भी आप कहना चाहते हैं, ये एक्सटेंड हो। एंड द लेटेस्ट इज़ कि अभी 27 मिनट हो गए हैं, जंगबंदी का आगाज़ हो गया है। इसमें अमल दरामद कैसे होगा, मुकम्मल कैसे होगा, ये जो मुआहिदा हुआ है इस पे भी बहुत से लोगों को तशवीश है, लेकिन उम्मीद हम करते हैं और दुआ हम करते हैं कि अल्लाह करे जो वक्फा आया, अगर सीज़ फायर ना भी कहें से, वक्फा एक्सटेंड हो और कुछ बेहतरी आए हालात में। अच्छा जी, गेमिंग और एनिमेशन की हम बात करेंगे। हमने जब पढ़ा था तब भी हम गेम डेवलपमेंट और एनिमेशन के भी डिग्री में मेजर्स होता है एक्चुअली NCA लाहौर में मल्टीमीडिया आर्ट्स में, और तब से हम यही बता रहे थे लोगों को कि दिस इज़ द फ्यूचर, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो बता रहे थे तो किया क्यों नहीं? मैंने नहीं किया। पाकिस्तान में एनिमेशन और गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत काम हो रहा है अब, और IT इंडस्ट्री की बरामदात में इजाफा जारी है, लेकिन एनिमेशन और गेमिंग इंडस्ट्री में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का किरदार भी अब बहुत होता जा रहा है, और इस पर हाल ही में वर्कशॉप्स भी मुनक्किद हो रही हैं, और टोक्यो से पाकिस्तान आए हुए इस फील्ड के माहिरीन जो हैं वो इस वर्कशॉप में हिस्सा ले रहे हैं, और इसमें से एक माहिर हैं साइलस, और ये वार्नर मीडिया कार्टून नेटवर्क से भी मुंसलिक रह चुके हैं, और इनके साथ मौजूद हैं जनाब इमरान अजहर जो क्रिएटिव पाकिस्तान के सरबराह भी हैं। लेकिन सबसे पहले हम साइलस से बात करेंगे ऑल्सो बिकॉज हम समझना चाहते हैं कि एक्चुअली है क्या। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। साइलस, प्लीज टेल अस व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट इन एनिमेशन एंड गेमिंग. We would like to understand this. Thing about intellectual property in animation is that that's something that you can own as a creator, as opposed to just outsource, just performing the work as a fee for service. Intellectual property is what we focus on because we want to own part of that property so that we can get residual payments whenever it's screened around the world. And I think that's something that that's something that more studios need to focus on in Pakistan and around the Asia Pacific region. All right, Celeste, Pakistan has also been producing some great content for kids and for adults too, and one of the recent examples was Donkey Raja, which was produced and translated and released worldwide too. Did you get a chance to interact with some of the people from the animation and gaming industry here in Pakistan? And if you have got a chance, what do you think about their skill, and what level are we as compared to the world? If you can please elaborate. I think there's a lot of potential here. Pakistan
is I'm based in Tokyo, and currently in Japan we have an opposite situation to what exists here in Pakistan. So in Japan we have a declining kids population. In Pakistan you have an enormous population of kids. I believe the actual demographic metrics are like 0 to 15. I think is like 40% of the population, if I'm not wrong. So there's enormous opportunities here for animated kids content, and Donkey King I think is one great example of creating compelling original content, for that market. But I think there's a lot of room for a lot of other genres and subgenres in the kids space. For example, preschool, bridge, 8 to 12 age range, for example, and exploring a lot of other mediums too. We're glad to hear that you saw a lot of potential here. Now, we would like to, know about your experience here in Pakistan, and also you had a town hall meeting recently. How did that go? There's a lot of proactive activity happening in the animation industry here. For example, the IT park, the DHA's IT park in Karachi. And also to discuss with local content creators, like what are they making, what are their future plans, what's their long range plan in terms of a kids content industry, which is my specialty being kids, and I see a lot of really proactive, fantastic things going on in that space. Lovely to hear that. Thank you so much, Silas, for speaking with us. इसी पे हमारे एक और भी गेस्ट हैं, क्योंकि हम ज़रा देखना चाहते हैं कि मज़ीद जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें वो क्या कर सकते हैं। और इसी सिलसिले में बात करेंगे। इमरान अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, पोटेंशियल तो साइलस भी कह रहे हैं बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस फील्ड में दिलचस्पी रखने वाले जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ें? क्या एवेन्यूज़ अभी दस्तयाब हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो उनके लिए क्रिएट करनी चाहिए? की और गेमिंग के पोटेंशियल की पाकिस्तान में तो देखें, इस पर काफ़ी अरसे से काम हो रहा है और काफ़ी अंडररेटेड ये इंडस्ट्री है, लेकिन अब उभर के सामने आ रही है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर काम कर रही हैं। अगर आप बात करते हैं AGG, जो एनिमेशन गेमिंग और ग्राफिक्स सब कमेटी है पाशा की, वो काफ़ी अरसे से इस पर काम कर रही है और गेमिंग एनिमेशन को आगे प्रोपिगेट कर रही है कि और इंडस्ट्री में लेके जा रही है, बता रही है लोगों को कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें क्या क्या पोटेंशियल है एज अ स्टूडियो वालों के लिए, और क्या क्या पोटेंशियल है जो कि उस इंडस्ट्री में आके प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। जो हमारा टाउन हॉल की जो बात है, जो मंडे को हुआ था हमारा क्रिएटिव पाकिस्तान और कस्टम नट्स के साथ मिलके, वो बेसिकली यही बात करनी थी कि हमें गेमिंग में, एनिमेशन में, ई स्पोर्ट्स में कितना बड़ा पोटेंशियल हो रहा है, कितना बिजनेस आ रहा है। प्राइमरीली जो उसका कोर था वो था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्योंकि जो हमारा फोकस है, जो मेरा फोकस है, जो क्रिएटिव पाकिस्तान का फोकस है, वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, IP बननी है, क्योंकि IP बेसिकली वैल्यू क्रिएशन है जो कि सालों साल जीती है, जागती है। वाला जेट आई 70s में, और फिर लेजेंड ऑफ वाला जेट आई, और उसके बाद उसके डिफरेंट ट्रांसमीडिया फॉर्मेट्स आ रहे हैं, गेम भी आ सकते हैं, मर्चेंडाइजिंग भी आ सकती है। तो वो चीज़ हमसे कोई नहीं ले सकता। जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हमारी कहानी है, वो कोई भी हमसे नहीं ले सकता। बहुत शुक्रिया इमरान अजहर, जो कि हेड हैं क्रिएटिव पाकिस्तान के, और ये सुन के बड़ा अच्छा लगता है बिकॉज दिस इज़ डिफरेंट। वैसे तो दुनिया में हो ही रही है ये फील्ड है ही, लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत इंटरेस्ट है, लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग इन इट, सो दैट्स गुड टू हियर। अच्छा जी, हम स्मॉग की बात कर रहे थे इससे पहले और हमने सूरत हाल देखी थी, कोई बेहतरी नहीं आ रही है। आर्टिफिशियल रेन की बात हो रही है। प्रोफेसर अशरफ जमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ पल्मोनोलॉजी, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हम इससे पहले भी बात कर रहे थे, प्रॉब्ली अब इफेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं लोगों की हेल्थ पे। शुरू में सालों से अब ये फिनोमेना चल रहा है, लेकिन क्या हमें तो लग रहा है कि अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे भी फ़र्क पड़ेगा, लोगों की अमराज भी शायद नए नए सामने उभर कर आना शुरू हो जाएं। हाउ इज दिस इम्पैक्टिंग आवर लाइव्स? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया। स्मॉग पिछले कई सालों से ये हम देख रहे हैं कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीनों में स्मॉग बहुत बढ़ जाती है, तो अब इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स भी आना शुरू हो गए हैं। शुरू में तो था कि कभी खांसी, गला ख़राब, आँखों में ख़ारिश। अब जो लोग सांस की बीमारियों में मुब्तला हैं उन पे बहुत इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। मसलन पहले से फेफड़ों की बीमारियाँ जैसे एस्थमा, COPD, ब्रोंकियोक्टेसिस, वो बेचारे इस तरह के मौसम में अस्पताल पहुंच जाते हैं। अब इस वक्त हमारे पास इन अमराज के मरीज़ों की तादाद दुगनी हो चुकी है, यानी पहले से 2 गुना ज़्यादा हो गई है।
और ये हम दवाई भी देते रहते हैं, ठीक नहीं होते। तो स्मोक के इफ़ेक्ट्स एक तो इमीडिएट होते हैं, एक लॉन्ग टर्म भी होते हैं। ये जेनेटिक म्यूटेशन कर देती है, इससे कैंसर के चांस लॉन्ग टर्म बढ़ जाते हैं। एक अमेरिका में स्टडी हुई है जिसमें देखा गया कि लाहौर में अगर आप रहे 1 साल तो 7 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। इस स्मोक से प्री मेच्योर बर्थ्स हो जाती हैं। इन द फ्यूचर लॉन्ग रन पे कैंसर्स का चांस बहुत बढ़ जाएगा। तो हमें और हमारी गवर्नमेंट को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि स्मोक को किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए, वरना ये आइंदा सालों में ये शहर रहने के काबिल नहीं रहेंगे और यहाँ से हिजरत करना पड़ जाएगी लोगों को। डॉक्टर साहब, हम तो ज़रा आपने थोड़ा सा डरा ही दिया हमें, बिकॉज इतना कुछ हो सकता है और हमें पता भी है। ये बताएं कि अब हुकूमत का इंतज़ार तो नहीं किया जा सकता कि वो कुछ करेंगे तो हमारे अंदर बेहतरी आएगी। हम खुद क्या कर सकते हैं? 1-2 चीज़ें मैं और अब्दुल्ला पिछले घंटे में भी हम डिस्कस कर रहे थे। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने घरों में अपनी एनवायरनमेंट में एयर प्योरीफायर्स लगा लें। ऑफिसेज वगैरह में जो दफातर हैं वहाँ कंपनीज को करना चाहिए। जिस तरह AC हीटर वगैरह लगते हैं तो अब एयर प्योरीफायर आप करें, ताकि लोग जब काफ़ी मुश्किलात मास्क वगैरह पहन के होपफुली ऑफिसेज आएँ, अपने दफ्तर आए, तो वहाँ तो उनको कुछ ऐसा एनवायरनमेंट मिले जो जहाँ 7-8 घंटे बैठ रहे हो। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि स्मोक को हम मिल के ही कंट्रोल कर सकते हैं, ये इनफरादी तौर पे भी और इज्तिमाई तौर पे भी। देखिए, गाड़ी वाला एक अगर धुएं वाली गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है तो उसको भी तो इफ़ेक्ट करेगी, उसकी नस्लों को भी कर रही है, उसको भी उस पे अपनी गाड़ी को ठीक करवाना चाहिए। फैक्ट्री वाले को अपनी फैक्ट्री पे को इस तरह का अरेंजमेंट करना चाहिए कि धुआं कम से कम निकले। ये जो फसलें को आग लगाते हैं ये भी लोग ही लगाते हैं, तो और फिर यही लोग इफ़ेक्ट होते हैं। पहले तो इन लोगों को चाहिए कि वो इस अपनी इन चीज़ों पे कंट्रोल करें ताकि अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी इस स्मोक से जान छुड़ा सकें। इसके अलावा जो लोग बाकी हैं वो अगर अफोर्ड करते हैं तो घर में एयर प्योरीफायर इस्तेमाल करें, ताकि घर से तो पोल्यूशन कम हो, वहाँ का माहौल तो पोल्यूटेड ना हो। अगर बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें, और अगर पहले से किसी सांस की बीमारी का शिकार हैं तो कोशिश करें कि बेजा घर से बाहर ना निकलें। बाज़ लोग सुबह सुबह वॉक करते हैं और उसमें लॉन्स में जाके लंबे सांस लेते हैं। जिंदगी हमें तब्दील करनी पड़ी है ना। तो लोगों को इनकरेज कर रहे थे वॉक करें, अब ये स्मोक की वजह से लोग वॉक छोड़ देंगे। ये बता दें कि घर के अंदर और बाहर कोई फर्क है? मतलब बाहर हम मास्क पहन लें और घर के अंदर तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप मास्क पहन के बैठे रहें, या क्या हम किस तरह जिंदगी गुजारें? नहीं, घर के अंदर तो मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। वो अगर हमें ये समझा दें कि बाहर जो हवा है उससे बेहतर है माहौल घर का, हम महफूज रह सकते हैं घर के अंदर। देखिए, इस वक्त लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स मुख्तलिफ जगह का मुख्तलिफ है। कुछ इलाकों में 300 से ज़्यादा है, कुछ इलाकों में 300 से कम है। इसी तरह घर के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स बाहर की निस्बत बेहतर है। अगर आप घर में हैं तो फिर मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बाहर जाना है, वॉक करनी है तो मास्क लगाएं। अगर आप पहले से किसी बीमारी का शिकार हैं फेफड़ों की, तो फिर कोशिश करें कि इस मौसम में बाहर जाके वॉक ना करें, घर में ही एक्सरसाइज कर लें। ठीक, अभी भी लाहौर बाय द वे पहले नंबर एयर क्वालिटी इंडेक्स। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ जमाल, हेड ऑफ पल्मोनोलॉजी, लामा मेडिकल कॉलेज। बस और कुछ नहीं इस वक्त किया जा सकता। That's all for today. That is, I guess, and we're going to see you on Monday. Have a great weekend. Yes, we'll see you Monday. Bye. Wear a mask.